हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश में से पोइट्री का जो आपका पोएम 1 है, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताऊंगी शॉर्ट समरी, जिससे आपको पता चल जाए कि इस पोएम में पर्टिकुलर हुआ क्या है। उसके बाद हम करेंगे स्टेंजा वाइज हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन जो भी है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इसमें जो आपके जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना, वो सब इससे आपको कवर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पोएम में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले समरी से। समरी जो है, अगर एक बार आपको पता चल जाए तो आप जो है ना सारी चीज़ों को खुद भी बता सकते हो, क्योंकि आप एक बार समरी पढ़ लोगे ना, तो उम्मीद है मुझे कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद बिल्कुल करेक्ट दोगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, इस पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब इस पोएम के अंदर एक छोटे से मोमेंट को दिखाया गया है। दिस पोएम रिप्रेजेंट ए सिंपल मोमेंट बट इट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पोइट सेज दैट ही वॉज इन सॉरोफुल मूड एंड वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। पोइट कहता है कि वो काफ़ी उदास वाले मूड में था और हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ होता है। इट वॉज अ विंटर सीजन, विंटर का सीज़न होता है और हर जगह स्नो जो है हर जगह भरा हुआ है। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द सेम ट्री, एक कौवा जो है वो भी उसी पेड़ पर बैठा हुआ होता है। द क्रो वॉज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। अब जो है ना वो कौवा उस पेड़ को हिला देता है और स्नो के कुछ डस्ट जो है पोइट पे आके गिर जाते हैं। Next, when a small particle of snow fell on the poet, he was awakened from his thought. अब जब ये छोटा सा स्नो का पार्टिकल जब पोइट पर गिरता है, तो जो जिस सोच में वो डूबा हुआ होता है उससे वो क्या होता है, उससे जाग जाता है। देन नोटिस द सिंपल एक्टिविटी गोइंग अराउंड, और उसके बाद वो इस एक्टिविटी को नोटिस करता है जो भी उसके आसपास चल रहा होता है, और इसी चीज़ से पोइट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। He suddenly realized that he had wasted his time being in sorrow and now he should utilize his remaining day in doing some useful task. अब उसी टाइम पे वो ये बात रियलाइज़ करता है कि उसने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया दुखी होने में, और अब जो है उसको जो भी दिन का उसका समय बच गया है उसको यूटिलाइज करना चाहिए इन डूइंग सम यूजफुल टास्क। दिस रियलाइजेशन चेंजेस हिज मूड, और इस रियलाइजेशन के बाद उसका मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाता है एंड फिल्स हिम विद पॉजिटिव एनर्जी, और अब उसमें काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी हो चुका है। हिज डिप्रेशन एंड सैडनेस आर वॉस्ड अवे, उसका जो डिप्रेशन है, उसका जो दुख है वो सारा जा चुका है बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट। जो क्योंकि उस पर जो है स्नो का डस्ट से लाइट थोड़ा सा जो है वो जाग गया ठंडा ठंडा से। हिज हर्ट इज़ फिल्ड विद हैप्पीनेस, अब उसका हर्ट भी खुशी से पूरा भरा हुआ है। एंड ही गेट्स रेडी टू यूज़ द रेस्ट ऑफ द डे इन अ गुड मैनर एंड विद पॉजिटिव वाइब्स, और अब वो क्या पूरी तरीके से तैयार है कि वो जो भी उसका बाकी बचा हुआ दिन है उसको वो बेहतरीन तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो है पोएम है, और इसके जो क्वेश्चन है वो भी आपको जो है ना आप आराम से समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात, पोएम के अंदर 2 ही स्टैंजा है, ठीक है ना। तो स्टैंजा वाइज अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको ना 2 स्टैंजा है तो एक स्टैंजा आपको कोई सा भी दे देंगे। जैसे आपका ये फर्स्ट वाला स्टैंजा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन लाइनों से ही पता करोगे कि आप जो है ये पोएम कौन सा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि नेम द पोएम एंड द पोइट। ठीक है, तो आप इन लाइनों से पकड़ोगे कि ये कौन से पोएम की लाइन है। ठीक है, इसलिए हर पोएम के स्टैंजा को आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए, हमें तो पता ही, हम तो डस्ट ऑफ स्नो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे पोएम होते हैं, तो तभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को याद रखना है। और याद कैसे रहेगा? जब आपके पास समरी, कॉन्सेप्ट सारे जो है रिविजन आप करके रखोगे। तो अब हमारा स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यू की सीरीज। तो हमारा जो स्टैंजा 1 में से क्वेश्चन 1 पूछा हुआ है, हु शुक डाउन दी हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को कौन हिलाने का काम करता है? ठीक है ना, यहाँ पे शुक डाउन है, तो स्टैंजा वाइज जब क्वेश्चन रहता है ना तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें से अटैच करके पूछते हैं। तो हेमलॉक ट्री को कौन हिलाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि हेमलॉक ट्री को कौन शुक करता है? क्रो, जो वहाँ पे कौवा बैठा हुआ है वही। नेक्स्ट है, विच ट्री डिड द क्रो शेक, जो कौवा है उसने कौन से ट्री को हिलाया है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ना, जो पोएम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एक बार चीज़ें आपको समझ में आ जाए ना, आप आराम से कर सकते हो। तो कौन से पेड़ को उसने हिलाया? हेमलॉक ट्री को। ठीक है, व्हाट फेल ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर क्या गिरता है? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पोइट के ऊपर क्या गिरता है? डस्ट ऑफ स्नो गिरता है।
क्योंकि स्नो जो है पेड़ पे भी उसने हिलाया तो वो नीचे गिर गया। अर्लियर द पोइट वॉज इन अ, शुरू में जो है पोइट का मूड कैसा होता है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि शुरू में जो है ना पोइट के मूड के बारे में आपको बताना है। तो शुरू में पोइट कैसा है, उदास है, बहुत ज़्यादा उदास, ग्लूमी मतलब उदास होता है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, पोएम की राइम स्कीम क्या है। अब ये राइम स्कीम का ना आप सीधा सीधा आप ये मतलब समझो कि जैसे बचपन में हम राइमिंग पढ़ के आते थे ना, लाइट नाइट, ठीक है ना, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या मैच हो रहा है, ठीक है ना। अब राइमिंग को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रो है, मी है, स्नो है और ट्री है। तो ये क्रो और स्नो की राइमिंग बन गई और मी और ट्री की राइमिंग बन गई। मतलब कि यहाँ पर इसके साथ ये और इसके साथ ये बन रहा है, तो राइमिंग कैसी हो रही है, ए बी और ए बी, ठीक है ना। सपोज करो ये दोनों लाइन मैच होता और फिर से ये दोनों लाइन की राइमिंग मैच होती, तो फिर वो जो है वो ए बी बी हो जाता। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट का तीसरे के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ मैच हो रहा है, जिस वजह से इसका राइम स्कीम क्या होगा, ए बी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, तो अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ये अब हमारा सेकंड स्टैंजा है, उसमें से क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या हमसे पूछा हुआ है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, जब पोइट पर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा होता है। तो क्या इट चेंज उसका, जब जैसे ही उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अंडर विच ट्री वॉज पोइट सिटिंग, पोइट जो है किस पेड़ के नीचे बैठा होता है, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन। तो पोइट भी जो है हिमलॉक ट्री के नीचे ही तो बैठा हुआ है, उसके ऊपर कौवा है, कौवे ने हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, उसका मूड हुआ चेंज, ठीक है। तो सेकंड का सी आपका हमारा हो गया। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, पोइट ने क्या बचा लिया, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट, पोइट के लिए क्या बच गया, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या उसका पूरा दिन बच गया, कुछ सप्ताह बच गए, कुछ दिन बच गए, सम पार्ट ऑफ द डे, सम पार्ट ऑफ द डे उसने बचा लिया, क्योंकि आधा टाइम तो वो बर्बाद ही हो चुका था, उस उदास था, डिप्रेस पड़ा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। लेकिन अब जो है ना दिन का कुछ हिस्सा उसने अपने लिए बचा लिया है। ओके, नेक्स्ट है विच वर्ड इज सिनोनियम ऑफ फील रिमोर्स और रिग्रेट एज यूज्ड इन दिस स्टैंजा, स्टैंजा में ऐसा कौन सा वर्ड यूज किया गया है जो कि इसका सिनोनियम है फील रिमोर्स या रिग्रेट। इसका क्या मतलब होता है, पछताना, ठीक है ना, इंसान जब पछताता है तो उसी को तो रिग्रेट या रिमोर्स कहते हैं, फील रिमोर्स। तो ऐसा ही ना आपका एक और वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है पछताना, दैट इज रूड, RUED, ठीक है ना, एक वर्ड जो कि हमारे स्टैंजा में यूज हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो मतलब कि जिसमें मैं पछतावा कर रहा था, तो मतलब उसमें से थोड़ा सा जो है उसका टाइम बच जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पर आया है। तो इस रूड का मतलब क्या है, पछताना। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अब मुझे दोबारा पोएम में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि राइम स्कीम किस टाइप का है, ठीक है। राइम स्कीम अगर हम देखें तो हर्ट है, मूड है, पार्ट है, रूड है, ठीक है ना। तो हर्ट और पार्ट TT से लास्ट हो गया, और उसके बाद मूड और रूड, ये सेम आपका पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, AB और AB वाला, ठीक है। तो राइम स्कीम हमारा क्या हो गया, फिर से AB वाला हो गया। अब उसके बाद कुछ जो एक्स्ट्रा MCQ क्वेश्चंस आपको मैं बता देती हूँ कि ये भी MCQ ना, या ये इस टाइप के MCQ हैं कि ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ ये अटैच करके भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये 10 जो इंपॉर्टेंट MCQ है, आप इसका आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसको किसने लिखा है, ठीक है। तो उसको लिखा किसने, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। हेमलॉक इज अ विच टाइप ऑफ ट्री, हेमलॉक जो है कि हेमलॉक क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेमलॉक क्या है। तो हेमलॉक क्या एक पॉइजनस ट्री है, एक कॉटेज है, किसी वर्ड का नाम है, या फिर स्नोफॉल है। जब तक आप इस पोएम को नहीं पढ़ोगे ना, हो सकता है आपके मन में लगेगा कि हाँ शायद ये किसी वर्ड का नाम हो सकता है, बट हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, काफ़ी जहरीला पेड़ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैज़ लिफ्टेड द मूड ऑफ द पोएट, हमारे पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद बोल रहा कि हैज़ लिफ्टेड द मूड ऑफ द पोइट, मतलब किस चीज़ ने पोइट के मूड को लिफ्ट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या चेंज कर दिया, फॉलिंग स्नो, जैसे उसके ऊपर स्नो गिरता है उसका मूड पूरा चेंज हो जाता है। व्हाट आर द 2 नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रोस्ट यूज्ड एज करियर्स ऑफ पॉजिटिविटी, यहाँ पर कौन से ऐसे 2 नेगेटिव क्रिएचर्स को लिए गए हैं जिसको कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने यूज़ किया है एज अ पॉजिटिविटी, कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी, मतलब जिसके बाद जो है पोइट काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है।
तो ऐसे 2 क्रिएचर के नाम बताओ, ठीक है ना, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो वो कौन है, हेमलॉक ट्री और क्रो। अक्सर जो है ना हम हेमलॉक ट्री और क्रो इन दोनों को एज अ मनहूसियत के रूप में देखा। क्रो को तो आपको पता है घर पे जब आता है तो उसको थोड़ा गलत माना जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐसे क्रिएचर हैं, नेगेटिव क्रिएचर, जिसको फ्रोस्ट ने यूज़ किया एज अ कैरियर ऑफ पॉजिटिविटी। नेक्स्ट है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन अ लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। इन्होंने कहा कि आप पोएटिक डिवाइस नाम बताओ, मतलब देखिए ना हमसे अलंकार पूछा हुआ है, जो आप हिंदी में पढ़ते हो ना वही चीज़ हमसे पूछा हुआ है, और यहाँ पर एक लाइन दे रखी है एंड सेव्ड सम पार्ट। अब ये देखिए, जब हम किसी भी सेम लेटर या फिर सेम साउंड का यूज़ करते हैं एट द स्टैंड ऑफ एडजेसेंट वर्ड, मतलब बैक टू वर्ड, ये पहला वर्ड आया दूसरा वर्ड आया, तो या तो दोनों सेम लेटर से शुरू हो रहा हो या सेम साउंड दे रहा हो, तो उस टाइप के जो आपके उसमें किस टाइप का अलंकार होता है, उसमें होता है आपका एलिट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए ना, सेव्ड और सम दोनों बैक टू बैक एडजेसेंट वर्ड है और दोनों एस से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एलिट्रेशन, ठीक है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। ये जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया नेगेटिविटी को दिखाते हैं। और ऑप्शन में देखें तो ये सौरो मतलब शोक को व्यक्त करने के लिए हमेशा क्रो और हेमलॉक ट्री को दिखाया जाता है। जैसा कि कौवे की कहानी तो आप सभी को पता है, हेमलॉक ट्री को भी एक पॉइजनियस पेड़ कहा गया है, तो डेफिनेटली इसको भी एज अ सौरो सिंबलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज पार्ट ऑफ द डे हैज़ बीन सेव्ड। किसका दिन बच गया है, ठीक है ना, क्या किसी कौवे का है दिन बच गया, ये ट्री का, ये पोइट का। तो अब तक आप पढ़ के आ चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है, पोइट्स पार्ट ऑफ द डे जो है हैज़ बीन सेव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। पोइट उस टाइम क्या सोचता है, उससे पहले क्या सोचता है, जब उस पर मतलब डस्ट ऑफ स्नो जब उस पर गिरता है उससे पहले वो क्या सोच रहा होता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उससे पहले पोइट क्या सोच रहा होता है, ठीक है। उससे पहले वो ये सोच रहा होता है कि उसका दिन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मतलब वो डिप्रेस है और सोच रहा है पूरा दिन बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ क्या, ठीक है ना। तो वो डिप्रेस है, उसका वो सोचता है पूरा दिन उसका बर्बाद हो गया। तभी तो जब उसका मूड चेंज हो जाता है तब वो पॉजिटिविटी में आ जाता है कि अब कहता है भैया जो भी मेरा टाइम बचा है उसको मैं अब अच्छे काम के लिए यूज़ करूँगा एज अ पॉजिटिव मैनर में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर की हीलिंग पावर को से रिप्रेजेंट किया जाता है डस्ट ऑफ स्नो को। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोइट जो है उसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कह रहा है, स्नो भी तो बोल सकता है, बर्फ ही तो गिरा है, लेकिन बर्फ की धूल उसको क्यों कह रहा है, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न ये है बिकॉज स्नो पार्टिकल्स वर टू टिनी, क्योंकि जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे, जिस वजह से पोइट ने उसे डस्ट ऑफ स्नो बोला है। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, और चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकें।